जब अनुसंधान शुरू किया गया तो जहां पे घटना हुई थी उसके बाद सीसीटीवी का अवलोकन किया गया और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रारंभ करते हुए जहां पे रिट्रीट हुआ था उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा गया। इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते हम लोग जहाँ पे जो अभियुक्त था वो भागा था उस घर तक पहुंचे। वहां पे जब छानबीन की गई तो एक मोटरसाइकिल हम लोगों को मिली। मोटरसाइकिल के नंबर का टेम्परिंग करने की कोशिश की गई थी। जब उस मोटरसाइकिल के पास वाले घर की सर्च की गई तो उस घर से जो अभियुक्त जो कपड़ा पहने हुए थे वो बरामद हुआ, जूता बरामद हुआ, मास्क बरामद हुआ। उस घर में जो व्यक्ति थे उनको लाया गया पूछताछ करने के लिए। उनका नाम उमेश यादव। जब उनसे गहन पूछताछ की गई, इसके बारे में गहराई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा इस घटना की संलिप्तता स्वीकार की गई। साथ ही में उनके द्वारा बताया गया कि इस घटना में जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार था वो घर में छिपा के रखे हैं। ये जब उनको बताया गया उसमें उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर में जो उनके भाई का जो घर है उसमें ये बंद कमरे में रखे हुए थे। उस जगह की जब छानबीन की गई तो इनके घर से 59 राउंड गोलियां बरामद हुई। 56 राउंड 7.6 का था और 3 गोली 9mm का था। उसके अलावा जब घटना में जो इस्तेमाल हथियार था उसके साथ 2 मैगजीन मिला जिसमें 14 राउंड गोलियां थी। इसके बाद जब इनसे और पूछताछ की गई तो बताया ये कि अशोक साव का नाम लिए ये इनको करीब 1.5 साल से जानते थे। दोनों ही बिहार शरीफ के थे और एक शादी के फंक्शन में मिले थे। तब से ये उनके लिए छोटा मोटा काम करते थे। करीब 1.5 महीना पहले इस षड्यंत्र को रचा गया था और इसमें इनको पहले लाया गया था कि ये शूटर और हथियार को इंतजाम करे। इस क्रम में पैसे भी दिए गए थे और इसमें बताया गया था अग्रिम में 50,000 रुपये दिए गए थे और बाकी काम होने के बाद 4 लाख की बात हुई थी। इसमें ये पहले अपने आसपास के जो शूटर रहे हैं उनसे कॉन्टैक्ट किए। ये उसी क्रम में इनके इलाके में रहने वाले विकास उस राजा से मुलाकात हुई। इसमें उनसे सेटिंग करने की कोशिश की गई। राजा के द्वारा जो डिमांड किया गया था तो इनको लगा कि इससे अच्छा ये स्वयं ही ये घटना कर ले और इसलिए ये हथियार जो इनको अशोक साव जी के द्वारा ही दिया गया था वो हथियार लिए और अशोक साव के द्वारा इनको उनके दिनचर्या के बारे में बताया गया। ये एक रेगुलर था कि वो 8 बजे के आसपास बांकीपुर क्लब जाते थे और वहां से करीब 11:30 बजे के आसपास वो स्वयं अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए आते थे। क्लब से नॉर्मली उनके एक दोस्त भी आते थे जिनको एक बाकरगंज मोड़ पे ये उतार देते थे। इसी की रेकी करते हुए वो उस दिन घटना के दिन भी वो बाकरगंज मोड़ पे पहुंचा। वहाँ जब इनकी गाड़ी आई तो ये वहां से चल के ये अपार्टमेंट के पास आ गया और इनका इंतजार करने लगा। उसके 10 मिनट के बाद इनकी गाड़ी आई। गाड़ी पहले से ही देखा हुआ था, नंबर भी से पता था। जैसी गाड़ी आई ये उसमें फायर किया और चला गया। अगले दिन जैसे पहले से तय था इन लोग के द्वारा ये लोग जेपी गंगा पथ पर मिले, ये और अशोक साहब मालसामी थाना क्षेत्र में। वहां पे बची हुई 3.5 लाख रुपए की द्वारा दी गई। इसमें खास बात यह है कि इसमें आपस में बातचीत करने के लिए मोबाइल खरीदा गया था और सिम भी उमेश यादव के नाम से ही खरीदी गई थी ताकि अशोक साहब का नाम नहीं आ सके। और जब ये पैसे दिए गए तो मोबाइल उन्होंने वापस कर दिया लेकिन सिम वापस नहीं किया। जब इसमें अशोक साहब के घर पे छापेमारी की गई तो उनके यहाँ भारी मात्रा में जमीन के कागजात मिले। साथ में एक 9mm का बरेटा उनके यहाँ पिस्टल मिला, उसमें 17 राउंड गोलियां मिली उसमें और इसमें कई जो कागजात मिले हैं उनका अनुशीलन किया जा रहा है। जो अभी शुरुआती पूछताछ में जो बताया गया है कि इन लोगों के बीच में व्यापारिक संबंधों में खटास आ गई थी। जमीन के कारोबार में भी बताया जा रहा है लेकिन अभी अंदर जो रैंसम का जो अमाउंट मिला रिकवर हुआ इसमें जो उमेश यादव हैं उनके पास से करीब 3,65,000 और जो अशोक साहब हैं इनके घर से 6.5 लाख रुपए कैश बरामद किए। जेल से क्या कनेक्शन मिला? ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है अभी, क्योंकि इसमें कई ऐसे तथ्य आए हैं कि जेल के द्वारा भी संपर्क किया गया है। कुछ और कारोबारी भी हैं जो जिनका इंटरेस्ट था इस जमीनों में और उनके द्वारा भी इस घटना में शामिल होने की बात है। जी, ये इसमें क्या कुछ निकल के आया, किस कारण से हत्या की गई, आखिर इसका मोटोस ऑपरेंडी क्या था? ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है लेकिन अभी जो बात आई है जमीन, जैसे बहुत सारे कागजात मिले हैं, जमीन को लेकर इन लोगों के बीच में खटास उत्पन्न हो गई थी। देखिए, जमीन के भारी मात्रा में कागजात अशोक साव के घर से बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में कागजात हैं, 1-2 नहीं है बल्कि काफी वो जब्त किए गए हैं। अब ये लिंक करना पड़ेगा
जो मृतक के पास जो सूचनाएं हैं उनके लैपटॉप में, उनके मोबाइल में, उनसे मैच कराया जाएगा। कुछ जो अशोक साव के मोबाइल हैं, उस मोबाइल में कन्वर्सेशंस आए हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि जमीन का भयंकर विवाद है, जिसके कारण काफी तल्खी चल रही है कई लोगों में। अब उन सभी चीजों पे अनुसंधान होगा, उनके आवाज मैच करा के दिखाया जाएगा कि वो कौन सब कर रहे हैं। तो ये भूमि के जो भारी मात्रा में कागजात अशोक साव के घर से बरामद हुए हैं, वो सब अभी नहीं शेयर किया जाएगा, लेकिन भारी मात्रा में जमीन के कागजात। गोपाल खेमका को ही ये टारगेट क्यों कर रहा था सर? ये तो बड़ी बात है कि उनके बेटे के भी हत्या 2018 में। हाँ, इस संबंध में एसटीएफ के द्वारा इसमें काफी सत्यापन किया जा रहा है। एडीजी हेडक्वार्टर, एडीजी ऑप्स कुंदन कृष्णन जी, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। देखिए, गोपाल खेमका जी की मर्डर में जो तथ्य आए हैं वो इन्वेस्टिगेशन में शूटर पकड़ा गया है। हम लोग के पास पुख्ता सबूत है कि यही शूटर है। कौन उसको पैसा दिया, अशोक साव पैसा दिए, इसका भी पुख्ता सबूत है। मैचिंग भी हुआ, बरामदगी भी है, बैलिस्टिक मैच भी हो जाएगी प्रॉपरली। अब जो आप कारण कई हो सकते हैं, इसमें समय लगेगा, काफी रिकॉर्ड्स जांच करने पड़ेगी, काफी कॉल रिकॉर्ड्स भी देखना पड़ेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप अशोक साव के मोबाइल से इस तरफ की वाकया थी, ये अशोक साव का वार्ता चल रहा है कि इसमें उनका भी संदर्भ आया है, उनका भी नाम संदर्भ ऐसे कितने फाइल्स हैं, बहुत सारे फाइल्स। परंतु अभी हम लोग तो बरामद किए हैं अशोक साव के घर से जो मोबाइल और वो उसकी जांच। हमको खेमका साहब की भी मोबाइल, कई फोन थी, लैपटॉप, क्या डीलिंग्स थी, कि किस पर्टिकुलर प्लॉट या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेके विवाद है। दोनों बड़े व्यवसायी हैं। अशोक साव जी को पहले भी क्वेश्चनिंग हुई है। कमालिया हत्याकांड में भी पुलिस इनको पूछताछ किया। संतोष टेबरीवाल वाले में भी इनसे संतोष टेबरीवाल वाला भी मर्डर केस में इनकी नाम उछली थी। बिहार शरीफ में भी केस में ये जेल गए थे। अशोक साव बिहार शरीफ के केस में इनके भाई का 2 हथियार अभी जब्त है वहां पे, और ये जेल भी गए थे बिहार शरीफ में कोल्ड स्टोरेज के विवाद को लेकर के 2006 में। तो इनकी ऐसा माने ये इनका भी आपराधिक इतिहास है अशोक साव जी का। डीजीपी साहब, एक सवाल ये है कि नहीं, ये जो आप देख रहे हैं कि जो बातचीत चल रही है तल्खी से, जो इनके अशोक साव के मोबाइल से निकला है, तो ये स्पष्ट रूप से लग रहा है कि जमीन वगैरह को लेकर के फाइनेंशियल गंभीर विवाद है। इस पर अभी अनुसंधान हो रहा है, लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में ये हत्याएं हुई हैं और सुपारी दी गई है। आपने जो सवाल पूछा है में सर एक पैटर्न दिख रहा है। विकास उर्फ राजा का गुंजन खेमका की हत्या हुई 2018 में, गोपाल खेमका की हत्या हुई 2-4 दिन पहले। उसके बाद उनके छोटे बेटे पर भी अटैक हुआ था, जो रिपोर्ट नहीं की गई। बड़े भाई पर भी अटैक हुआ, जिनको चोटें आई। तो क्या आपको लगता है कि ये सारे 4 जो अटैक्स हुए ये इंटरलिंक्ड हैं और ये एक रिवेंज के तहत इन पर पिछले 6-7 साल से कार्रवाई की जा रही थी? नहीं, जो गुंजन खेमका हत्याकांड की बात आप कर रहे हैं, उसमें मैं सीआईडी से काफी बल्कि उद्भेदन सीआईडी नहीं किया था 2018 में। वैशाली जिला से समय करीब 20 दिन हो गया था, केस नहीं खुल रहा था, तो तत्कालीन डीजीपी केएस द्विवेदी और मैं एडीजी सीआईडी स्वयं गया था वहां पे घटनास्थल पे, और काफी समय देकर के उसमें अनुसंधान हुआ था, और चंद 1 महीने के अंदर में उसमें चार्जशीट समर्पित किया गया था 4 लोगों पे। और उसके जो शूटर थे, जो अभिषेक वर्मा उर्फ मस्तू, 2021 में बाईपास थाने में उनकी हत्या हो गई। 2 लोगों की हत्या हुई थी, सुनील और इनकी, उस कांड में भी चार्जशीट हुआ है। तो जो शूटर थे गुंजन हत्याकांड की, और वो भी जमीन विवाद में ही गुंजन की हत्या हुई थी। एक बिस्कुट फैक्ट्री की जमीन थी हाजीपुर महुआ रोड पे, तो बिस्कुट फैक्ट्री वहां पे नहीं लग पाया था, तो उस जमीन को कई सारे क्रेता थे जो उसको खरीदना चाह रहे थे। गुंजन खेमका के मोबाइल में भी मिला था उस प्लॉट का पूरा डिटेल्स, और उसके बाद उसमें कई सारे जो लोग कंपटीशन चल रहा था उस खरीदने के लिए, तो उस जमीन विवाद के परिप्रेक्ष्य में उनकी हत्या वहां पे हाजीपुर औद्योगिक थाना में हुई थी। उसमें पुलिस ने अनुसंधान करके शूटर सहित
जो काफी जो उसमें जमीन में जो जुड़े हुए लोग थे, जो वैशाली जिले के 2 लोग थे, 4 लोगों पे चार्जशीट करा गया था, वो भी कांड विचाराधीन है उसमें। और उसमें जो अभिषेक उर्फ मस्तू था, उसका नागालैंड का एक लाइसेंस था, नागालैंड से लाइसेंस उसको मिला हुआ था पिस्टल का, ऑल इंडिया लाइसेंस था, उसको भी जब्त करने के लिए नागालैंड प्रशासन को उस समय हम लोगों ने लिखा था। बाद में वो न्यायालय के आदेश पर वो पिस्टल मुक्त हो गया था और उसमें काफी सारी आगे की कार्रवाई हुई थी। बट उस केस में हम लोगों ने त्वरित अनुसंधान करके उसमें चार्जशीट किया था और 2018 में हम लोगों ने इनके परिवार की सुरक्षा के लिए अंगरक्षक मुहैया कराया था, जो 2024 तक इनके पास था। 28 जून 2024 को इनके द्वारा स्वेच्छा से अंगरक्षक को लौटा दिया गया था। उसके बाद भी जो हमारी राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति है, जुलाई में लौटाने के 1 महीना बाद फिर से अंगरक्षक मुहैया कराने का आदेश पारित किया, लेकिन उसके बाद अंगरक्षक रखने की इनकी इच्छा नहीं थी, स्वेच्छा नहीं थी, तो ऑब्वियसली हम लोग अंगरक्षक नहीं दिए थे। तो उस समय जो केस दर्ज हुआ था गुंजन खेमका हत्याकांड, उसका पूर्ण रूप से अनुसंधान करके चार्जशीट उस समय समर्पित कर दिया गया था। शूटर की पहचान हो गई थी, जिस कारण से विवाद था उसका भी सॉल्यूशन हो गया था। उसके बाद इनके भाई पर एक गोली चलाई गई थी गाड़ी में, उसमें कोई घायल नहीं हुआ था, उसके संबंध में भी कांड दर्ज हुआ था। उस समय गुंजन खेमका हत्याकांड के कुछ समय पूर्व, 2 वर्ष पूर्व वो घटना हुई थी, मुझे स्मरण हो रहा है। उसमें नहीं पता चल पाया था कि किसके द्वारा किया गया है कांड। बट इसमें जो ये गोपाल खेमका जी वैशाली वाला जो गुंजन खेमका हत्याकांड था, उसमें कॉम्प्लेनेंट थे, वादी थे, और उस केस में जो डेट है वो 15/7 को सेकेंड डेट पड़ने वाला है। 2 डेट पड़ा है अभी तक उसमें चार्जशीट के बाद, एक था 2022 में और एक अभी 15 जुलाई 2025 को गुंजन खेमका हत्याकांड का डेट वैशाली जिले के न्यायालय में पड़ा है उसमें। और मेन शूटर की हत्या हो गई है और इसमें जो ये कंप्लेनेंट थे इनकी भी हत्या हो गई है। तो उससे भी जोड़ करके इसको देखा जा रहा है, उस पहलू को भी पूरी तरीके से अनुसंधान किया जाएगा कि उससे जुड़े कहीं लोग जो अभी जेल में हैं या जेल से बाहर हैं। एक तो शूटर की हत्या हो गई है, तो बाकी जो लोग हैं उनकी भी इसमें भूमिका है या नहीं है। उसके संबंध में जोनल आईजी पटना बताएंगे। इस कांड के अनुसंधान के दौरान पुलिस के द्वारा जो सभी पहलू थे उन पर अनुसंधान किया गया था और उसमें जो शूटर है उसके द्वारा स्पष्ट किया गया था कि उसके लिए इस कांड को करने के लिए पहले उसने विकास उर्फ राजा से संपर्क किया था, और जो सामान्यतः एक आपराधिक छवि का व्यक्ति है और हथियार इत्यादि सप्लाई करने का काम करता रहा। उसमें भी काफी सारे ऐसे जो हत्या और गोलीकांड है उनके अंदर में शामिल रहा है और उससे इसने हथियार प्राप्त करने का कोशिश किया था और उसके पास में हथियार उपलब्ध रहता है। इस मामले में पुलिस जब एक टीम थी उसने इस विकास उर्फ राजा के ठिकाने पे दबिश करी, तो उसने वहां पर पुलिस के ऊपर में वहां से भागते हुए पुलिस के ऊपर में फायरिंग की, जिसके अंदर में जो सुबह जो घटना हुई है मुठभेड़ की, उस घटना में वो मारा गया है। और इसके साथ ही क्योंकि इस प्रकार के जो तत्व हैं जो हथियार उपलब्ध कराते हैं और अराजकता फैलाते हैं, तो पुलिस का स्पष्ट उनको संदेश देना चाहते हैं कि उनके साथ में कड़ाई से जो पुलिस उनके विरुद्ध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और जो भी इस प्रकार के जो आपराधिक तत्व हैं जो इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए भी संदेश है कि जो पुलिस अपने किसी मामले में पीछे नहीं हटेगी। जहां पर भी पुलिस के ऊपर में हमला किया जाएगा तो पुलिस जो है विधि सम्मत अपनी कार्रवाई करेगी। अभी नहीं, इसमें जो सुपारी देने वाले थे अशोक साहु गिरफ्तार हो गए, जो शूटर थे वो गिरफ्तार हो गए, जो पहले जिनसे संपर्क किया गया था जो ज्यादा पैसा मांग रहे थे वो मुठभेड़ में मारे गए हैं। इसके बाद जो आपने देखा कि भारी मात्रा में मतलब जमीन के कागजात अशोक साहु के घर से बरामद हुए हैं, उसकी स्क्रूटनी की जाएगी और उसको उन जो जमीन के लैंड के जो, जैसे आपने अभी जो मोबाइल में सुना कि जमीन विवाद डीड वगैरह की बात चल रही है, और ये जो ऑडियो अशोक साहु में मिला उसमें मृतक जो गोपाल खेमका जी उनका भी संदर्भ कई जगह आया है। तो इन सभी बिंदुओं पर 1-2 मिनट में अनुसंधान नहीं संभव हो सकता है, इस पर काफी गहन अनुसंधान होगा
और जो इनके पास से जो मोबाइल मिला है और जो भी सूचनाएं मिली है वो काफी विस्तार व्यापक अनुसंधान की इस पर आवश्यकता है। तो इमीडिएटली अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि इसमें और कितने एक्यूज आएंगे, क्या आएंगे, लेकिन इतना तय है कि जिसने सुपारी दिया और जिसने शूट किया ये दोनों लोग हमारी गिरफ्त में है। नहीं, ये अनुसंधान का विषय है। चूंकि अशोक साहू के खुद एक बड़े व्यवसायी थे, उनके घर से खुद लाखों रुपया सर्च के दौरान बरामद हुआ है, तो उनको हमें नहीं लगता है कि उनको किसी से लेने की जरूरत पड़ी होगी। लेकिन ये अनुसंधान का विषय है कि यदि उनको भी किसी ने दिया होगा तो उसको भी अनुसंधान करें। नहीं, देखिए अभी जो कोई भी हत्याकांड प्रतिवेदित होता है तो उसमें विभिन्न आयामों से अनुसंधान होता है। जैसे यही जो अभी जो ये हत्याकांड है इसमें कम से कम 1 दर्जन दिशाओं में हम लोग अनुसंधान को ले गए। तकनीकी अनुसंधान से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद जो शूटर्स हैं, जितने सारे शूटर्स हैं, सभी शूटर्स पे भी हम लोगों ने उसका चेहरा, उसका जो मोटरसाइकिल में आप जो दिल डॉल देख रहे हैं, ये आदमी का उस दिल डॉल से मिलान करते हुए हम लोगों ने दर्जनों शूटर्स के संबंध में अनुसंधान किया है। तो इस पर जो तकनीकी अनुसंधान के कारण जो हमें जहां तक एकदम लीड मिल रहा है और वहां से जो शूटर मिला और उसके यहाँ से जो सुपारी के पैसे थे, जो अभियुक्त पकड़ाया है शूटर, इसकी बच्ची भी पढ़ती है किसी स्कूल में। 45,000 रुपया इसको फीस भी देना था। इसको फीस के लिए पैसा की कमी पड़ रही थी, जाकर के स्कूल में फीस भी जमा किया। तो हम लोग वहां से भी फुटेज लेंगे, करेंगे कि हाँ ये चूंकि जो पैसा लिया था उसमें से जितना पैसा लिया था उसमें 40-45,000 कम बरामद हुआ है। वो बता रहा है कि हम स्कूल में फीस जमा की, तो वहां से भी हम लोग फुटेज संकलन करेंगे। तो इन सभी चीजों का अनुसंधान आगे बढ़ेगा और इस अनुसंधान में हर बिंदु पर अनुसंधान किया जाएगा। काफी व्यापक इस पे बांकीपुर क्लब में क्या किसी अधिकारी ने इंफॉर्मेशन पास ऑन किया था क्या शूटर को उनका डेली रूटीन बताने के लिए? देखिए, बांकीपुर क्लब के सर्विस मेंबर थे, रेगुलर मेंबर नहीं थे। और हाल के कुछ दिनों से इनकी उपस्थिति बहुत कम थी, नगण्य थी बांकीपुर क्लब में। आप समझ सकते हैं कि क्यों, ये समझने की चीज है कि क्यों। तो शुरू में 2016 के पहले आप समझ सकते हैं क्यों मैं 2016 बोल रहा हूं। तो 2016 के पहले रेगुलर विजिटर थे वहां पे। 2016 के बाद से ये कम विजिट करने लगे, लेकिन सर्विस मेंबर वहां पर थे, रेगुलर मेंबर नहीं थे। बांकीपुर क्लब से भी हम लोगों ने काफी सूत्र प्राप्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन इतना बड़ा क्लब होने के बावजूद भी वहां के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें कोई बैकअप नहीं है, कोई भी सूत्र वहां से हम लोग को नहीं प्राप्त हुआ है। तो हम लोगों ने उसके प्रबंधन से भी लिखित रूप में मांगेंगे कि वो कैमरे क्यों नहीं कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई बैकअप, 1 मिनट का भी बैकअप क्यों नहीं है किसी भी प्रकार का। इतना बड़ा क्लब है जहां पे एक से एक उद्योगपति जा रहे हैं वहां पे, और वहां पे किसी भी प्रकार का बैकअप नहीं रखा गया है। तो इसकी भी अनुसंधान में पड़ताल की जाएगी कि वहां के सीसीटीवी कैमरे में बैकअप वगैरह क्यों नहीं रखा गया, वो क्यों नहीं कार्यरत है। इस पर भी हम लोग अनुसंधान करेंगे। तो जो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इसमें बहुत अनुसंधान की जरूरत है, तो आने वाले समय में इसमें और भी कई नाम और खुलासे हो सकते हैं। निश्चित रूप से आ सकते हैं। इस पे जब अनुसंधान होगा तो इसमें चूंकि फाइनेंशियल चीजें इन्वॉल्व है, तो इसमें फाइनेंशियल चीजों में और भी अभियुक्त आएंगे। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स मिल गए उसकी स्क्रूटनी के पश्चात ही हम लोग जैसा कि अनुसंधान में आया था, जो अशोक साहू के द्वारा इनकी जो दिनचर्या थी खिमका जी की, ये इनको बताई गई थी। और एक डेली का रूटीन था इनका 8 बजे का क्लब जाना और 11 साढ़े 11 में निकलते थे, अपने दोस्त को बाकरगंज मोड़ पर छोड़ते थे और वहां से घर आते थे। और घर जब आते थे तो ये खुद ही ड्राइव करके आते थे। ये रोज का था। ये जो व्यक्ति है उमेश के द्वारा रेकी की गई थी, इनकी दिनचर्या देखी गई थी और घटना के दिन भी ये पहले फॉलो किए हैं उनको कि कहाँ पे गए हैं, बाकरगंज मोड़ पे आए हैं, तब ये बढ़ के अपने अपार्टमेंट के पास जाके वेट किए। ये रेकी के द्वारा किया गया अकेले, ये अकेले ही सारे कर। अभी जो दोनों अभियुक्त हैं उनको जेल में भेजा जा रहा है, फिर उनको रिमांड पे लेके उनसे गहन पूछताछ होगी, जिसमें बाकी सारे
अगर किसी और की संलिप्तता है या बाकी और भी बिंदु हैं तब तो उनके साथ जैसा बताया गया, इसमें अनुसंधान में और भी चीजें आ रही हैं। जिस तरह आएगा एविडेंस उस हिसाब से आगे कार्रवाई। मैंने आपको बताया जिसकी आप बात कह रहे हैं, इसमें गहन अनुसंधान चल रहा है, इसमें कई सारे लिंक हैं। जो पुख्ता सबूत आएगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। जैसे पहले बताया गया 2 गिरफ्तारी है इसमें, और एक व्यक्ति जो इसमें पहले से इन्वॉल्व थे उनका एनकाउंटर। देखिए, एनकाउंटर के संबंध में बहुत स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिए हुए हैं, उन सारे गाइडलाइंस का फॉलो किया जा रहा है। इसमें जांच का गठन किया गया है। खास बात यह है कि जो इस केस में अनुसंधान करेंगे वो उस थाना क्षेत्र के नहीं होंगे, और जो लोग इन्वॉल्व थे उनसे वरीय पदाधिकारी होंगे। सारी चीजें एसओपी के तहत हो रही है, इसमें कहीं भी किसी तरह की इसमें जब फायरिंग हुई थी तो पुलिसकर्मी पागल बचे हैं, उनको हल्के चोटें आई हैं। राजा के ऊपर करीब 9 आपराधिक इतिहास है, इसमें से 4 मर्डर का केस है और बाकी डकैती और आर्म्स एक्ट का केस है। इन पे आर्म सप्लाई करते हैं 9 केस। मैंने पूरी बताया 2 की अरेस्टिंग है इसमें और एक की मृत्यु हुई है। देखिए, जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो बहुत सारी चीजों पे काम किया जाता है। उसमें बहुत सारी चीजों का समेकित रूप से चीजें आती हैं, कोई एक क्लू से नहीं होता है, सब चीजों को मिला के देखा जाता है। उमेश के बारे में कहा जा रहा था कि एमएलसी से उसका संपर्क एमएलसी के संपर्क की बात सामने आ रही थी। उमेश राय जिसकी गिरफ्तारी हुई, क्या है ये? देखिए, इसमें राजनीतिक रूप भी हो सकता है इसमें, लेकिन जो हम लोग को एविडेंस मिलेगा और जो आगे पूछताछ की जाएगी उस हिसाब से कार्रवाई। देखिए, जेल से जो कनेक्शन की बात आ रही है इसमें, ये अनुसंधान का विषय है और हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आएगा तो कार्रवाई करेंगे। तो आप लोग